नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। कल पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 के सामान्य अध्ययन के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र का एग्ज़ाम हुआ है। पहला जो प्रश्न पत्र है वो मुख्यतः इतिहास, भारतीय संस्कृति, भूगोल और एक तरह से कह सकते हैं कभी कभी उसमें सवाल दार्शनिक सिद्धांतों से भी आ सकते हैं। मुख्यतः कल्चर और इतिहास और भूगोल से संबंधित रहा है। उसकी इसी के अंतर्गत जो सोसाइटी से संबंधित प्रश्नों को भी पूछा जाता रहा है। इसके बाद दूसरा पेपर भारतीय संविधान, गवर्नेंस और उससे जोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज क्योंकि मेरा विशेष क्षेत्र रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आए हुए प्रश्नों पर बातचीत करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से अब इसका महत्व और बढ़ गया है। जैसे कल के निबंध के पेपर में मैंने एक परिवर्तन देखा था कि उसमें परंपरागत रूप से अब नई चीज़ों को पूछा जा रहा था, विशेषकर आईएएस के पैटर्न पे 2-3 निबंध आए हैं। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। अभी तक इस पेपर से मुश्किल से 2 या 3 अधिकतम 4 सवाल पूछे जाते रहे हैं, लेकिन इस बार पीसीएस में इससे 6 सवालों को पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखने में प्रश्नों के अनुसार देखा जाए तो यह सेकंड पेपर में 3 या 4 सवाल उससे पूछे जाते हैं, लेकिन इसका स्वरूप ऐसा है कि यह सामान्य अध्ययन के मुख्य परीक्षा के बहुत सारे हिस्सों को कवर करता है। जैसे अगर हम देखें कि जीएस के फर्स्ट पेपर, अगर हम जो विश्व इतिहास को पूरी तरह से समझने के लिए आपको आईआर को समझना पड़ता है, या आईआर को समझने के लिए आपको विश्व इतिहास की घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए। उसी तरह जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत या कह सकते हैं जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है और राष्ट्रीय आंदोलन के बाद की जो हमारा इतिहास है, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है, वह भी इसके सेंटर में रहता है। तो आईआर को पढ़ते समय हमें इन दोनों के साथ अध्ययन करना होता है, इसलिए आईआर का हिस्सा फर्स्ट पेपर में निर्णायक भूमिका निभाता है। भले सीधे प्रश्न आए, लेकिन एक समझ विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आवश्यकता होती है। दूसरा सेकंड पेपर में तो ये है ही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तौर पर इस बार 6 प्रश्न आए हैं, सामान्यतः 3 या 4 सवाल आते रहे हैं। थर्ड पेपर में अगर हम जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है, जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनकी भूमिका, इकोनॉमिक्स का वो हिस्सा जो हमें विदेशों से संबंधित करता है या उसके मुद्दे प्रभावित करते हैं, उसको समझने में भी आईआर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो थर्ड पेपर में और चौथे पेपर में तो टॉपिक ही है अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एथिक्स की भूमिका को अलग अलग रूप से परिभाषित किया जाता है और करंट अफेयर्स के मुख्य मुद्दों के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध माना जाता है। तो इस बार का जो पेपर है उसके हम लोग 6 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सामान्यतः आईआर का जो गहन अध्ययन है वो पूरे एक सामान्य अध्ययन की समझ को विकसित करता है। हमने कल भी देखा था कि कम से कम 1 या 2 निबंध ऐसे होते हैं जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से पड़ता है। इंटरव्यू में अगर आप देखें, व्यक्तित्व परीक्षण में ज़्यादातर सवालों का संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध से होता है। तो देखने में प्रश्न वाइज ये छोटा हिस्सा लगता है, लेकिन प्रभाव क्षेत्र में यह अपनी व्यापक रूप से परिधि बनाए हुए है। तो बहरहाल अब देखें इसमें जो सवाल पूछे गए हैं, ये पहला है भारत मालदीव संबंध। ये मुख्यतः हम लोग उन्हीं प्रश्नों को ले रहे हैं जो सीधे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए हैं। भारत मालदीव संबंध देखिए परस्पर हितों से जुड़े हैं। भारत की जो नीति रही है, जो अपने पड़ोसी देशों के साथ बड़े भाई जैसा व्यवहार, अगर आप देखें कि अभी इन मुद्दों के तौर पर ये जो लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमने भारत मालदीव संबंध पूछा गया है, इसके साथ साथ विस्तृत उत्तरीय में एक प्रश्न बांग्लादेश के साथ है। तो भारत का अपने पड़ोसी के साथ नेबरहुड जो फर्स्ट की जो पॉलिटिक्स है, जो हमारी विदेश नीति है, उसका मुख्य पड़ाव मालदीव है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या संयुक्त राष्ट्र के
व्यवस्था में हर संप्रभु राष्ट्र क्या बराबर महत्व होता है। जब मैं छोटा था तो एक बार 26 जनवरी के मौके पर मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो मुख्य अतिथि थे। तो मैं जब 9-10 में पढ़ता रहा हूँगा तो मुझे बुरा लग रहा था कि मालदीव एक छोटा सा राज्य, मतलब यूपी के प्रयागराज के बराबर भी नहीं है ठीक ढंग से, उसका राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के साथ वो मुख्य अतिथि है। मैं मजाक के बच्चों से कहता था कि मेरा मन करता था कहें कि यार तुम कार से उतरो, अपना ऑटो पढ़ के वहाँ पहुँच जाना। तो बहरहाल, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो समझ है वो हमें बताती है कि कोई भी देश अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसका महत्व उसके संसाधनों और उसकी रणनीतिक स्थिति के आधार पर होता है। और मालदीव में हम सबको पता है कि ये छोटा सा हिस्सा होने के बावजूद यह भारत की क्षेत्रीय जो सुरक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अब देखिए क्या इन्होंने है कि परस्पर हित, हमारे हित, इसलिए पहला हित यही है कि हमारे नेबर पड़ोस में है और ये हमारी सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण है हमारे पड़ोस में होने के बाद भारत को इसकी पहले ज़रूरत किसकी, हमें ज़रूरत एक तो पड़ोसी के तौर पर है। दूसरा ज़रूरत ये है अगर चीन जैसे देशों का इसमें प्रभाव बढ़ने लगेगा तो वह हमारे लिए बहुत संकट पैदा करेगा, इसलिए भी मालदीव हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ भारत के साथ इसका कहते हैं ना कि पीपल टू पीपल संबंध है, सिटीजन जो संबंध है हमारा, कभी कभी उसका उल्लेख पाकिस्तान के साथ भी होता है, लेकिन मालदीव में काम करने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पर वो पर्यटन में लगे हुए हों, चाहे वो डॉक्टर हों, शिक्षक हों, वो लगभग भारत से गए हुए लोग हैं या भारतीय मूल के लोग हैं। तो इस तरह भारत का हित जुड़ा हुआ है मालदीव के साथ। इसका अपोजिट भी परस्पर हित की प्रश्न पूछा गया है, तो परस्पर हित में ये भी है कि मालदीव का जो अस्तित्व है वो अगर हम उसके भारत के मैप के आधार पर, संरचना के आधार पर देखें कि भारत के पड़ोस में एक बहुत छोटा सा देश है। हम 1988 में जब कुछ आतंकवादियों ने उसे कंट्रोल किया था तब भारत की सेना ने ही उसे स्वतंत्र कराया था। तो पहला, सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है। भारत ने लगभग 1.4 अरब का ऋण दे रखा है। तीसरा, मालदीव की ज़्यादातर जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर आधारित है और वहाँ पर जाने वाले 90 से अधिक जो पर्यटक हैं वो भारत से ही जाते हैं। इस तरह मालदीव के साथ हम दोनों के परस्पर हित जुड़े हुए हैं। बीच में कुछ चुनौती, आपको इस प्रश्न के उत्तर में संक्षेप में कुछ चुनौतियों का भी देखना होगा। दो तरह की चुनौती जो हमारे साथ हमेशा बनी रहती है, एक तो चीन का प्रभाव और दूसरा प्रभाव देखा जाता है कि इंडिया आउट का जो अभियान है वो भारत के लिए हमेशा चिंता का कारण बचा हुआ है। हाल ही में लगभग पिछले साल ऐसी स्थिति हो गई थी कि लग रहा था कि भारत और मालदीव के संबंध बहुत कड़वे हो जाएंगे, लेकिन दोनों देशों ने, विशेषकर भारत ने अपनी समझदारी दिखाते हुए इस मामले को शांत किया और फिलहाल दोनों देशों के बीच एक दूसरे के हित से जुड़े होने की वजह से सामान्य स्थिति बनी हुई है। यद्यपि बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लक्षद्वीप और आसपास के क्षेत्रों की यात्रा करने के बाद मालदीव पे एक दबाव भी बना था और उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने यह स्थिति सामान्य कर ली है। तो आप देखिए इसमें इन्होंने क्या स्पष्ट कीजिए, सीधे से बात है कि आपको एक्सप्लेन करना है और दोनों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, इस तरह से देखा जाता है। फिर आप अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO की संगठन वित्त पोषण संगठन। देखिए कोई भी संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र है, एक हम लोग अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाते समय इस बात का जिक्र करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी जो स्वायत्त एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पार्ट हैं, उसकी जो संरचना लगभग मिलती जुलती हो। एक ऊपर सभा होगी, मुख्यतः वो उसका वर्क देखती है, जिसमें पूरे लगभग इस समय मेरे ख्याल में 194 देश, 194 उसके सदस्य हैं, सभी सदस्य। फिर एक होता है उसकी कार्यकारिणी होती है, जो कि भाई सदस्य तो सभा होती है, जिस संयुक्त राष्ट्र में सभा है उस सभा में ज़्यादातर देश होते हैं। फिर उसके बाद आता है अलग अलग ढंग से उसका कार्यप्रणाली, कैसे उसमें निर्णय डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी होती है उसकी एक सभा होती है। और जाहिर सी बात है इसमें साथ में उन्होंने पूछा है वित्त पोषण, उसमें निर्णय लेने की क्षमता
कभी कभी जो वित्त देने के आधार पर भी होती है। यद्यपि जितने भी सदस्य देश हैं उनको अनिवार्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन में अपना योगदान करना होता है। फिर अलग अलग पूरे विश्व में सचिवालय बनाए गए हैं जिसके आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भी है, अफ्रीका के लिए है, यूरोप का भी है, भूमध्य सागर के लिए एक बनाया और अमेरिका के। इस तरह 6 सचिवालय यहाँ इसके काम करते हैं। तो संक्षेप में ये संगठनात्मक संरचना। यद्यपि शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको दिखाना पड़ेगा तो लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और स्वास्थ्य संबंधी आपदा या समस्या आने पर त्वरित एक्शन के तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन काम करता है। मुख्यतः क्या है कि जब भी इस तरह के संगठनों का जिक्र होता है तो स्वास्थ्य की जो स्थिति उसको बेहतर करना और जो संकट आ रहा है उससे निवारण में ये योगदान विश्व स्वास्थ्य संगठन अलग अलग ढंग से करता है। फिर बाद में संक्षेप में वित्त पोषण का जैसा मैंने चर्चा की है तो आप उसमें 2 तरह के स्तर होते हैं। पहला कि जो भी मेंबर है वो अनिवार्य रूप से अपना कुछ योगदान करता है और दूसरा ये है कि यह दान की प्रक्रिया से काम करता है। और कभी कभी इस तरह ये चैलेंज ये भी रहता है, चुनौती, कि जैसे देश हैं, देश की अपनी शक्ति के अनुसार और उनके इंटरेस्ट के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने ढंग से काम करता है। कोविड के मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन का बहुत बेहतर रोल रहा है जिसमें भारत सहित अन्य देशों ने इसका सहयोग किया। तो संक्षेप में ये है। तो एक ना एक प्रश्न हर बार किसी न किसी संगठन से जुड़ा रहता है। फिर दक्षिण पूर्व एशिया के प्रति भारत की क्षेत्रीय नीति की व्याख्या कीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया अगर हम देखें तो यह पूरा आप पाकिस्तान से जोड़ते हुए इधर की ओर आती हुई भारत के आते हुए विशेषकर जो भारत की जब स्थिति की बात आती है तो भारत के इधर दक्षिण में हमारे सब देश आ रहे हैं। भारत जैसे पाकिस्तान ये सब पूरे देश दक्षिण एशिया में आ रहे हैं। जब दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं तो भारत के बाद इधर से फिर म्यांमार के बाद आगे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, पूरे लगभग 10 देश हैं और ये पूरे इनका संगठन है आसियान। तो यहाँ पर हमें संक्षेप में आसियान मुख्य संगठन है, इसके साथ इनके संबंधों को अलग अलग देखते हैं और इसके लिए 2 तरह की पॉलिसी का यहाँ पर हम लोग जिक्र कर सकते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी था, लुक ईस्ट पॉलिसी, और ये नरसिम्हा राव के समय में बनी थी, कह सकते हैं 1992 के आसपास, 91 जो ये रिजिम आई थी तो लुक ईस्ट पॉलिसी का उल्लेख हुआ था। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी 1914 में और 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो एक्ट इस पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पर सक्रिय योगदान इस क्षेत्र में किया गया है। और प्रभाव दोनों तरह का है क्योंकि चीन उसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष के तौर पर आता है, इसलिए भारत ये मानता है कि वह जो सामुद्रिक स्वतंत्रता है उसको महत्व देता है। दक्षिण चीन सागर के विवाद में भी भारत हस्तक्षेप करता है, वो आसियान देशों के साथ अपनी भूमिका को स्पष्ट करता है। वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सब देशों के साथ, मलेशिया, इन सभी देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं और ये जो सॉफ्ट पावर है इसके प्रभाव से या इसका प्रयोग करके भारत लगातार इन देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए है। इस तरह से देखा जाए तो यह क्षेत्रीय नीति इसी में आती है। इन 2 नीतियों के अंतर्गत आसियान के साथ हम लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं और चुनौती के तौर पर अब हम विशेषकर चीन की भूमिका को विशेष महत्व देते हैं और भारत के नज़दीक होने के बावजूद भारत अभी भी आसियान में उस तरह से सक्रिय भागीदारी नहीं कर पा रहा है जैसा कि पड़ोसी होना, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक स्तर पर एकजुटता के कारण भारत को जो लाभ मिलना चाहिए था अभी भारत उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाया है। फिर भी ये हमारी नीति इसमें अलग अलग तरीकों से चल रही है और आने वाले समय में भारत ने इसे एक पर्यटन के साथ जोड़ते हुए, एक स्थलीय मार्ग के साथ जोड़ते हुए हमें कोविड के दौरान भी सहायता देकर इसे मजबूत करने का प्रयास किया है। तो ये 2 प्रश्न था, ये लघु उत्तरी थे। 3 प्रश्न और विस्तृत उत्तरी में पूछे गए हैं। ठीक, अब भारत एवं देखिए इसमें है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के प्रमुख मुद्दों का परीक्षण कीजिए। देखिए प्रमुख मुद्दे क्या हैं
उनका परीक्षण कीजिए और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार। तो पूरे संबंध किस आधार पर है? भारत बांग्लादेश संबंध, फिर उसके बाद प्रमुख मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों में क्या चल रहा है और फिर द्विपक्षीय सुधार कैसे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप शुरुआत जो इंट्रोडक्शन 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसके बाद भारत के संबंध लगातार कहते हैं कि बनते बिगड़ते रहे हैं। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो इस समय जो मुद्दे हैं जो बांग्लादेश के निर्माण के समय से अभी तक चले, तो परंपरागत मुद्दे हैं और दूसरे कि नए मुद्दों को हम लोग, एक तो परंपरागत मुद्दे हैं उसको देखना होगा, जिसमें कि तिस्ता नदी जल विवाद रहा है भारत के बीच में, और दूसरा कुछ जो द्वीप हैं अलग अलग, उनके विवादों को लेकर हम लोग में रहा समस्या रही है। फिर फरक्का जल परियोजना को लेकर भी बांग्लादेश की आपत्ति रही है। तो मुख्यतः ये भौगोलिक दृष्टिकोण से जुड़े मुद्दे रहे हैं। अब आगे इन मुद्दों को करना चाहिए और लगभग द्वीप वाले मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। और जब इसके पहले जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो बांग्लादेश गए थे तो समझौता नहीं हो पाया था, और समझौते के बाद शेख हसीना ने कहा था कि भारत ने बड़े भाई जैसा व्यवहार नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, भारत अपने पड़ोसी देश, चाहे मालदीव हो चाहे बांग्लादेश है, उनके साथ गुजरात सिद्धांत पे काम करता है। और बड़े भाई का जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संस्कृति में, अपना थोड़ा सा नुकसान सहते हुए भला करना, बराबरी का हित ना देखकर अपनी तरफ से अलग अलग उसे सुविधाएं देना। और ये भारत इस पॉलिसी के आधार पे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, इन सब के साथ संबंध बनाता रहा है। तो ये मुद्दे लगातार चल रहे हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे के तौर पे नहीं आ रहे। नए मुद्दे के तौर पर हमारा जो समस्या जो यहाँ पर आ रही है, वो तो एक है कि बॉर्डर प्रॉब्लम यहाँ पर है, जो सीमा है, सीमा पार जो लोग आते हैं या सीमा के पार से जो तस्करी होती है, कुछ आतंकवादी घटनाएं का स्वरूप आता है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। और बांग्लादेशी जो घुसपैठ है, यहाँ पे बांग्लादेशी भारत आ गए हैं, ये मुद्दा हमेशा भारत के साथ विवाद बना रहता है। तो ये मुद्दे हैं। फिर दूसरे मुद्दे जो वर्तमान दौर में अलग अलग चल रहे हैं, उसे देखना होता है। और इस समय शेख हसीना के जाने के बाद ये समय भारत के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अब यहाँ पर सांस्कृतिक टकराव की जो स्थिति है वो समस्या आ गई। जैसे अभी तख्तापलट होने के बाद कट्टरपंथी इस्लामिक शक्तियों के द्वारा वहाँ पे अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार की खबरें आ रही हैं। 2 दिन पहले वहाँ पर एक मंदिर के तोड़े जाने की जो घटना हुई, वो दोनों देशों के बीच एक तनाव का कारण बना हुआ है। और भारत के लिए अभी जो मुख्य चुनौती परंपरागत तो है, ये तो वर्तमान में जो चुनौती है, तो शेख हसीना का भारत में शरण लेना, ये बांग्लादेश को स्वाभाविक अपने हितों के विरुद्ध मानता है। दूसरा, भारत में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके प्रति जो व्यवहार चल रहा है वो भारत के लिए चिंता का विषय है। और दूसरा, इस समय जो लोग बांग्लादेश की सत्ता में हैं वो स्वाभाविक रूप से भारत के साथ अभी उनके साथ वो कहते हैं कि सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं बन पाए हैं। कोई दोनों देशों में अभी कोई स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है, इसलिए यह परस्पर चुनौती बनी हुई है, इसे हमें देखना होगा। और बांग्लादेश के साथ जब भी हम लोग संबंधों की बात करते हैं तो सुधार यही हो सकता है कि हम लोग ये तो जो सुझाव के तौर पे जितनी जल्दी हम लोग स्वीकार करें वहाँ के परिवर्तन को। भारत ने कोई आक्रामक रुख नहीं अपनाया है। वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ जो प्रताड़ना हो रही है, चीन के एक पक्ष को देखते हुए भारत ने संयम दिखाते हुए बांग्लादेश की आने वाले समय में और सहायता करने की योजना पे भारत काम कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका के साथ, जब आपको याद होगा जब ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही थी, जब बांग्लादेश का जिक्र आया तो अमेरिका ने ट्रंप ने सीधे मोदी कहा ये भारत जाने। लेकिन इसके बावजूद भारत ने को संयम दिखाते हुए इन मुद्दों को, जो मुद्दे बहुत विवाद में नहीं हैं, इसको भारत ने लगभग सुलझा लिया है। और नए जो मुद्दे आ रहे हैं उसके साथ अगर संयम दिखाते हुए द्विपक्षीय वार्ताओं के द्वारा इस तरह के अलग अलग सुझाव दिए जा सकते हैं। और बस ये ध्यान रखना होगा कि भारत को बांग्लादेश के साथ, यहाँ भी चीन के साथ जो समस्या है, जो चुनौती है, उसे ध्यान में रखते हुए भारत को कदम उठाने की आवश्यकता होगी।
और लुक ईस्ट पॉलिसी को जब वो भारत आगे बढ़ा रहा है, जो एक्ट पॉलिसी हो गई है, उसमें बांग्लादेश को उसे महत्व देना चाहिए। तो बहरहाल ये अलग अलग मुद्दे हैं। फिर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, और देखा जाए तो ये करंट के 6 सवाल हैं, 6 के 6 सवाल अंतर्राष्ट्रीय संबंध के करंट जुड़े हैं। इसमें उन्होंने कि भारत इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के क्या परिणाम है, भारत इसमें संतुष्ट होती है। तो भारत इजराइल फिलिस्तीन समस्या 2 लाइन में आपको समझ 2 या 3, मतलब ज़्यादा हमारे पास समय नहीं रहता है परीक्षा लिखते समय, तो दोनों की समस्याओं को संक्षेप में कि 1948 में इजराइल निर्माण के बाद वहाँ पर यहूदी लोग बसने लगे, पहले से रहने वाले जो वहाँ पर अरब मुस्लिम फिलिस्तीनी थे उनको विस्थापन होने लगा, और आज ये समस्या बनी हुई है। और जाहिर सी बात है कि इजराइल जो है वो फिलिस्तीन के स्वतंत्र राज्य के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, और फिलिस्तीन जो है वो इजराइल के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। 3 दिन पहले इसमें एक विस्तार से मैंने इस समस्या को स्पष्ट किया है, जिसमें धर्म और युद्ध और राष्ट्रहित का जो वीडियो लेक्चर बनाया था उसको हम लोग विस्तार से देख सकते हैं। यहाँ पर जो मुख्य समस्या संघर्ष परिणाम क्या हुए, अभी जो देखिए इजराइल फिर संघर्ष के क्या परिणाम है, इसमें 2 तरह के संघर्षों की बात होती है। एक संघर्ष जो शुरू से चला आ रहा है, तो 1948 से वो आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरह गोलन पहाड़ियाँ हैं, चिनाई द्वीप है, और किस तरह आसपास के क्षेत्रों को घेरते हुए पश्चिम किनारा और गाजा पट्टी में रहने वाले जो फिलिस्तीन हैं उनके साथ संकट आ गया है। कहा जाता है दुनिया की जो सबसे बड़ी जेल है वो गाजा को माना जाता है, और ये आपको एक मैप दिखाकर भी आप उसे बात कर सकते हैं। तो ये परंपरागत समस्या आई थी जो उत्पन्न जो परिणाम हुए युद्ध के, ठीक, फिलिस्तीन संघर्ष के। लेकिन अभी जो वर्तमान में पिछले 2023 में जो फिलिस्तीन और इजराइल संबंध जो संघर्ष हुआ उसका अलग से उल्लेख करते हुए वर्तमान में दिखाना, परिणाम आप ये भी दिखाएंगे जो ईरान और इजराइल युद्ध तक वो परिणाम अलग अलग संदर्भों में जाएगा। फिर उसमें परिणाम के तौर पे अभी भी फिलिस्तीन में मानवीय सहायता की आवश्यकता है। इजराइल के आक्रामक तेवर बने हुए हैं अभी भी। कल के जब अभी आप पेपर देने जाते हैं, सामान्यतः माना जाता है कि कल ही जब नेतन्याहू के कहने पर जो जिन को फिलिस्तीनियों ने बंधक बना रखा है उसके खिलाफ एक्शन में 60 लोग मारे गए। तो जाहिर सी बात है कि आप इसका भी उल्लेख करेंगे कि अभी भी ये तनाव की स्थिति बनी हुई है। फिर एक इसमें सवाल, अच्छा सवाल पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने अपने देश में विफल रहा है, उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। अब देखिए इसमें ये नहीं कहा है कि आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, आप किस तरह से संयुक्त राष्ट्र अंतर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने उद्देश्य से सफल रहा है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी तो उसके प्रमुख उद्देश्य में ये 2 बातें थी, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के, इस उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था। अब उद्देश्य में विफल रहा है ये दिखाने के लिए भाई कि उसके मुख्य जो विफलता है, जैसे अगर आप देखें उदाहरण से रूस यूक्रेन युद्ध में भी उसकी भूमिका बहुत नहीं बन पा रही है। भारत अभी इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ जिसमें अमेरिका भी शामिल हुआ उसमें भी स्पष्ट भूमिका नहीं मिल पा रही है। मुख्यतः ये माना जाता है, आपको ये दर्शाना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न पूछा है विफलता उदाहरण से वर्णन कीजिए, कहाँ कहाँ इसकी विफलता है। इसके पहले भी जब खाड़ी युद्ध हुआ था तब भी अमेरिका ने जब ये स्टेटमेंट दिया था कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम उसे अप्रासंगिक बना देंगे। तो ये विफलता के आप अलग अलग उदाहरण देखेंगे। युद्धों में विफलता हुए, शरणार्थियों को सुरक्षा देने के मामले में भी संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष भूमिका नहीं निभा पाता है। ये भूमिका तभी निभाई जाती है जब कोई महाशक्ति उसके साथ सामने आ रही हो। तीसरा उसमें आप दिखाएंगे वीटो पावर का, कि जो वीटो पावर का इस्तेमाल कई बार हो, सीरिया के मामले में वीटो पावर का इस्तेमाल होता है, यूक्रेन के मामले में वीटो पावर का इस्तेमाल होता है। तो वो कौन सा, देखिए वर्णन करना है, लेकिन वर्णन करने, यहाँ पर शब्द है कि वर्णन करना, तो वर्णन करने में आपको कारण भी बताना पड़ेगा कि किन कारणों के वजह से जो संयुक्त राष्ट्र का स्ट्रक्चर है उसकी वजह से। तो निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे तो हमें निष्कर्ष में ये जरूर देना होगा कि ये विफलता का कारण जो है उसे कैसे दूर किया जा सके। तो उसे भारत के पक्ष को आपको इसमें रखना पड़ेगा कि जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया लोकतांत्रिक नहीं बनाई जाएगी, जो उसके जो एक्शन लेने वाले जो सुरक्षा परिषद है उसमें अन्य देशों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तब तक ये समस्या रहेगी, ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा।
तो निष्कर्ष में वर्णन के बाद आपको वो भी सुझाव दे देने पड़ेंगे 3-4 लाइनों की, कैसे हम कौन सा हम ऐसा काम करें या कौन सा ऐसा सुधार करें जिससे कि ये इसकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता कम ना हो पाए या आगे वो सक्रिय भूमिका निभा सके। तो इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रश्नों को पूछा गया। जैसा मैंने शुरू में ही कहा है कि करंट अफेयर्स का मुख्य आधार अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहा है। फर्स्ट पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना हो तब भी वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, IR मिले जुले हैं। बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझे हम वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को ठीक ढंग से व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पेपर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ही है। थर्ड पेपर में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और के साथ आपदा प्रबंधन का जो हिस्सा है, आंतरिक सुरक्षा का जो हिस्सा है, वह भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से होता है, क्योंकि अब किसी भी देश की जो आंतरिक सुरक्षा है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गई है। आपदा प्रबंधन भी अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु के तौर पर हमारे सामने आया है। पर्यावरण का संकट, आप देखिए पर्यावरण किसी एक देश का नहीं है, ये संयुक्त रूप से पूरे पृथ्वी की समस्या है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध वहाँ प्रयुक्त होता है। और अंत में सामान्य जो एथिक्स का पेपर है उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के तौर पर यह अपनी उपयोगिता बनाए हुई है। इसलिए हमने इस हिस्से को संक्षेप में देखा और पढ़ते समय विद्यार्थियों को इसके नंबरों के हिसाब से ना देखें, बल्कि कैसे ये पूरे सामान्य अध्ययन को समझने में मदद कर रहा है, ये हमें देखना होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पेपर के डिस्कशन में। नमस्कार।